अगर ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस पे F फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो एक बार बताओ, इसके ऊपर mg इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, तो इस पे mg लग रहा है इधर, नॉर्मल लग रहा है इधर ग्राउंड से, m मास है, r रेडियस है। तो एक चीज बताओ, फ्रिक्शन है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये चीज कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही होगी, ये फ्री एक्सिस रोटेशन ही होगा। नॉर्मल का क्या टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, मैंने कहा था टॉर्क पढ़ लेना, तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल भी इसे पास आउट होना, तो क्या टॉर्क होगा, 0। mg का क्या टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, 0। इस फोर्स का क्या टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, 0 क्यों होगा, आर लेंथ कितनी है, फोर्स इंटू आर लेंथ होती है ना, हाँ यार, तो कितना टॉर्क होगा, F इंटू आर, और तो कोई फोर्स है नहीं जो टॉर्क लगाएगा इसके ऊपर, क्योंकि सारे सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रहे हैं। अब ये बताओ, तो टॉर्क ये लग गया, तो टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा, आई कितना है सॉलिड स्फीयर का, आई कितना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के ऊपर, मैंने कहा था रट के रखो, कितना आता है 2/5 mr स्क्वायर, हाँ ना, अभी आ गया 2/5 mr स्क्वायर, ये आ गया, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क है F इंटू आर, आई कितना है 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, F 5F अपॉन 2mr आ जाएगा, हाँ है ना। अगर मैं बोलूं इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है इधर, तो वो कितना क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, F ही लग रहा है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स ना है ना, तो आप नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, F ही है, और तो कोई लग ही नहीं रहा, तो किसके बराबर है, किसके बराबर आ जाएगा, ma के बराबर आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, पक्का। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए सीधी सीधी इक्वेशन बना दो, रोटेशन के लिए क्या है, टॉर्क इनटू आई अल्फा लगा दो, ये बात समझ में आ गई, इतना लिख लो। रोटेशन को ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसलेशन की इक्वेशन सीधी सीधी बनानी है आपको, बात समझ में ये नहीं यार, ये बार बार आवाज क्यों आ रही है, एक ऑप्शन में देखा, अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं म्यूट कर दूंगा सबको। लिख लिया, हाँ सुनो, यही क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है, इस दुनिया में हर चीज का इलाज है। अब चिल्लाओ आराम से, हाँ सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं कह देता इस पे प्योर रोलिंग हुई है और फ्रिक्शन तो लगेगा प्योर रोलिंग करवाने के लिए, आया ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर फ्रिक्शन लग रहा है प्योर रोलिंग करवाने के लिए, तो आप ये बताओ इस पे आप फ्रिक्शन लगाओगे तो किधर लगाओगे,
अगर आप इधर लगाना चाहते हो इधर लगा, इधर लगाना चाहते हो इधर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर पता चल जाएगा इधर लगाओगे और एक्चुअली में इधर लग रहा है, तो सॉल्व होने के बाद में f की वैल्यू नेगेटिव आई, ये f इधर लगा दिया, अब तुमने पूरा सॉल्व किया और f की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, जो डायरेक्शन आपने मानी उससे अपोजिट डायरेक्शन, और f को सॉल्व करने के बाद में मान लो +3+4 कुछ ऐसा आ गया, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, जो डायरेक्शन आपने मानी, खत्म बात। तो आप अपनी इच्छा से किधर भी लगा लो, है ना। फिर धीरे धीरे फील आ जाएगी कि किधर लगाना चाहिए, बीच में किधर लगाएगा, छत पे, ये फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ही लगेगा, या तो इधर लगेगा इधर लगेगा, और किधर लगाएगा, अब बोल। हाँ समझ में आ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ गलत बात, बेइज्जती में किसी नहीं करता, हाँ बेइज्जती नहीं मैं करता किसी, मैं सिर्फ रियलाइज करवाता हूँ, ठीक है यार, बेइज्जती उसकी करते हैं जिसकी प्रेस्टीज होती है, ठीक है। और मैं ये चीज मान के चलता हूँ, जो बच्चा ये सोचता है कि मेरी प्रेस्टीज है, वो कभी कुछ नहीं सीखता, ठीक है भाई। क्लास के अंदर तो बंदे को ये सोच के आना चाहिए भैया अपनी कोई इज्जत है ही नहीं, उससे क्या होता है वो अपने छोटे से छोटा डाउट भी पूछ लेता है, ठीक है, तो फिर उसको आ जाएगा। और जो ये सोचता है यार इतनी छोटी बात कैसे पूछूं मैं, मेरे को नहीं आ रही, क्या पता सबको ही आती है, सबकी ये थॉट होती है, होता है ये किसी को ही नहीं आता, ठीक है। जिनको आता है वो 2-4 होते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं, तो क्लास में 50 में से सिलेक्ट भी तो 2-4 ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ जनरल पब्लिक 2-4 में नहीं आती, उनके पास एक ही चीज होती है, दैट इज प्रेस्टीज, ठीक है। सिलेक्शन उनके पास होते हैं जो बेसिकली प्रूफ होते हैं, आई बात समझ, तो कभी मत सोचना, ठीक है, कि यार मेरी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी, है ही नहीं। कैसे खत्म हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। नकुल बोल रहा समझ नहीं आया, समझने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला तेरी इच्छा उधर क्वेश्चन मान ली, इसमें क्या समझना, बाद में सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा अपने आप, तो अभी मैंने इधर मान लिया, एक बार उधर मान लेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, प्योर रूलिंग करेगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आप इसको इधर की चोरी चीज चली जाए इधर, नहीं ना, ये ऐसे रोल करना चाहिए, ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो किसका टॉर्क बड़ा होना चाहिए, फ्रिक्शन का या एफ का, एफ का ज्यादा होना चाहिए, तो एफ का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तो ये फोर्स बड़ा हो या ये फोर्स बड़ा हो, अगर ये फोर्स बड़ा हुआ तो इसका एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो चीज किधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए, बात है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इधर होना चाहिए। अब सुनो, अब जब इसको सॉल्व करना होगा इक्वेशन में थोड़ा सा ही चेंज आएगा, प्योर रूलिंग करवाएंगे, प्योर रूलिंग करवाओगे तो इसका अल्फा तो यूं होना चाहिए, आया ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ये और आर अल्फा इधर, किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन ऐसे निकाल, ग्राउंड की इस पॉइंट का एक्सीलरेशन 0, तो इसका भी क्या होना चाहिए 0, तो a किसके बराबर होना चाहिए आर अल्फा, आया ना, a इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए, क्यों, प्योर रूलिंग करनी है मेरे को, वही लॉजिक है, v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो a किसके बराबर होना चाहिए आर अल्फा के बराबर, आया ना, ठीक है। ये तो क्या आ गया आपके प्योर रूलिंग के लिए, सही बात है, एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी आपकी, एक इक्वेशन क्या बनाओगे, ये फोर्स बड़ा या ये फोर्स बड़ा, तो ऐसे लिख दो F माइनस एफ किसके बराबर एम ए, पहली इक्वेशन ये मान लो, दूसरी ये मान लो, तीसरी इक्वेशन टॉर्क वाली बना लोगे, कौन सा टॉर्क बड़ा F इंटू आर, ये टॉर्क और ये टॉर्क ऐड होंगे या माइनस हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, इस फ्रिक्शन के और इस अप्लाइड फोर्स के अपोज कर रहे हैं, ये इसको कैसे घुमा रहा है ऐसे, ये इसको कैसे घुमा रहा है ऐसे, तो फिर सपोर्ट भी कर रहा है, अरे यार ये फोर्स भी इसको यूं ही घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी इसको यूं ही घुमा रहा है, तो क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है,
तो प्लस एफ इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। क्या बात समझ में आ गई? सही बात है, तो समझ में आ गई। तो मैं इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करता हूं, एकदम फास्ट। आर आर कॉमन निकलेगा, आर नीचे आएगा, ठीक है। एफ प्लस एफ इक्वल टू आई इंटू एल्फा अपॉन आर। एल्फा को क्या लिखोगे? ये बन जाएगा, है ना? अब ये दोनों इक्वेशन है, सही बात है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ए आ जाएगा। यार एफ और एफ तो गायब हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स तो नहीं रखा होगा, तो क्या आ जाएगा? 2f किसके बराबर आ जाएगा? आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, और ए कॉमन बाहर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दो, गायब 2f, ए कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए किसके बराबर आ गया बेटा? बोलो। 2f अपॉन आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सब? पक्का आना ही था, ठीक है। दोनों टॉर्क इसलिए ऐड किए इस पॉइंट के अबाउट। ये एफ इसको यूं घुमाएगा, ये एफ इसको यूं घुमाएगा, इधर फोर्स लगा कि तुम इसको ऐसे थोड़ी घुमा सकते हो कभी, इसलिए दोनों ऐड हुए। दोनों की टेंडेंसी क्लॉकवाइज है घुमाने की। अब सुनो, ए आ गया, तो अगर आपको मास दे रखा है स्फीयर का, आई की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? अब ये हो सकता है सिलेंडर हो सकता था, हॉलो स्फीयर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, डिस्क हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था ना। वो वैल्यू पुट करते ए की वैल्यू आ जाती। ध्यान से देखना, अगर मेरे को फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? कौन सी इक्वेशन को यूज कर ले? इस इक्वेशन को यूज कर ले, ए की वैल्यू पुट कर दे तो एफ आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। एफ किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल एफ माइनस एम ए। की वैल्यू हमारे पास नहीं, कितनी है? एफ माइनस एम इंटू 2f अपॉन आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। आया ना? अरे भाई समझ में आई बात? इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? एफ कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एम। कर लो सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा? आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम माइनस 2m अपॉन आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। ये है ना सॉल्व करने पे? देख लो यार, यही है। ये नहीं पता चला तुम्हें? अरे यार f तो कॉमन आ गया, 1 माइनस 2m ही बचा, ये ऊपर आ गया। इसको ऐसे सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड आ दे, इधर आ भाई, स्टैंड तो आएगा बीच में, इस पे कैमरा लगा, कहीं जाएंगे हमारे, कोई इशू नहीं। हाँ अब ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज, किसको इसको कैसे मतलब? ठीक है, ये ऑनलाइन का इफेक्ट है, तेरी गलती नहीं है। अरे यार पता है क्या, ऐसे तूने पूछ लिया ना, ऑनलाइन में पूछ नहीं पाते तो दिमाग क्या होता है, ब्लंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बैठे तो तुम्हें जिसे बोलते ना, तुम्हारी आईज को देख के आइडिया लग जाता है किसको कितना समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मेरे को पता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा केयर नहीं लेता यार। तुम्हारे बारे में तुम सोचो, मैं क्यों सोचूं? मेरा काम है बढ़िया पढ़ाने का, ठीक है? तुम्हारा काम है डाउट पूछने का। अब तुम तुम्हारा काम नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर? और मैंने पहले कह दिया था, अभी इसके 2 या 3 लेक्चर है, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की उनके लिए दुखदायी टाइम है, ठीक है? जैसे ही सेकंड बुक शुरू होगी, सब जीरो से एकदम बढ़िया समझ में आएगा, पिछले लेक्चरों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? तो निकाल लो एक वीक और क्या है, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात ही है। तो f किसके बराबर आ गया? आई बाई आर स्क्वायर माइनस एम अपॉन आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान से देखना यार, जब n में से -2m माइनस करोगे तो 2 कहाँ जाएगा? चलो ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सॉलिड स्फीयर है तो आई की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम? 2/5, 2/5। ध्यान से देखना, तो जैसे ये चीज कभी नेगेटिव आएगी, ये बताओ, आ ही नहीं सकती। जब ये चीज नेगेटिव नहीं आ सकती, अब इसको देख लेते हैं। आई की वैल्यू 2/5 पुट करोगे तो ये क्या बचेगा? आई की जगह पुट करो 2/5 mr स्क्वायर, और नीचे तो r स्क्वायर है, ये कर गया, ये क्या बन गया? 2/5 है, और ये क्या है? माइनस m है। ये सॉल्व हो गया, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, आया ना? तो क्या, मेरे को तो नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है, वो कैसी है? गलत मानी है, इस अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, और पॉजिटिव आ जाए तो सही है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा। तो भाई अपोजिट मतलब किसके अपोजिट, ये भी तो बताओ। एफ के अपोजिट कुछ तो बोलो तुम, ऐसे अपोजिट, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर मैंने माना था, पर एक्चुअली फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर से लग रहा है। मैं फील कराऊँ ये बात? अरे भाई फील करवाऊंगा कैसे? अब तेरे को उसमें क्या मतलब है, लट मारूंगा तेरे फील करवाऊंगा। अरे लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे। हाँ, एवं बताओ, साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो साइकिल अगर इधर जा रही तो साइकिल पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। अच्छा फिर आगे कैसे जाएगी? साइकिल चला रहे हो, पेडल मार रहे हो, साइकिल आगे जा रही है, तो साइकिल पे फ्रिक्शन किधर लगा रहा हूँ? आगे लगा रहा है, तभी तो आगे जा रही है। स्मूथ सरफेस पे साइकिल कैसे चलाओगे? बर्फ पे साइकिल चलाना मुश्किल काम है, आया ना? अगर मान लो टायर गंजे हो जाए एकदम, आया ना, तो पैडल मारते रहो, बर्फ के ऊपर आगे जाएगी नहीं साइकिल, क्यों? फ्रिक्शन नहीं है। सही बात है एकदम, बात समझ में आई नहीं आई? अक्षर तो बोल रहा है कि थर्ड इक्वेशन रिपीट कर दो, F into R, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब सुनो, तो साइकिल को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्रिक्शन लग तो इधर रहा है और साइकिल जाएगी इधर? साइकिल किधर जाएगी? जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर ही जाएगी। ऐसे बस भी ऐसे ही चलती है, जिधर फ्रिक्शन लगेगा उधर ही बस जाएगी। क्या बात समझ में आई? अब देखो साइकिल के ऊपर है ना, ऐसे गियर होता है यार, पता है ना, जिसके ऊपर चेन लगी हुई, ऊपर वाली चेन टाइट होती है, नीचे वाली लूज होती है जब आप पैडलिंग करते हैं, आया ना? ये कुछ ऐसे ही लॉजिक है कि ऊपर वाले पे इधर फोर्स लग रहा है, तो जब इसमें इधर फोर्स लगेगा तो ये वाला टॉर्क, तो इस पे फ्रिक्शन उस टाइम पे इधर लगता है, तभी आपकी साइकिल आगे चलती है, आया ना? वरना आप सोचोगे यार टायर में इधर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर कैसे लग रहा है? लॉजिक समझ आ गया? पक्का? तो जब आप पैडलिंग करते हो तब फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे, और पैडलिंग नहीं करते तो
तो पीछे लगता है कि लॉजिक है आए, तभी आप पैडल लगाते हो, जोर लगाते हो, आगे पैड में छोड़ देते हो, धीरे 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 चलती। क्या लॉजिक समझ में आया? मकबूल कह रहे हैं सर अगर स्टार्ट में ही टॉर्क, अरे यार तुम किधर भी लगा दो, इधर लगा देते तो एफ की वैल्यू क्या आ जाती, सॉल्व होके पॉजिटिव आ जाती। बात समझ में आई है नहीं? तो फ्रिक्शन निकालना बहुत ही आसान काम है। क्या करो, किधर भी मान लो, सॉल्व कर लो, एफ की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप ये एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस केस में फ्रिक्शन आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, बस हो गया सब। नहीं है समझे? हाँ बहुत बढ़िया, लिखो बड़ा बढ़िया। Find acceleration A and friction acting if the wheel is under, if the sphere is under pure rolling. बस कुछ नहीं। Find acceleration and friction acting on the sphere if it is doing pure rolling. बस repeat करना है बराबर। Pure rolling. The sphere is under pure rolling. समझ आ गया? पक्का? बिठा दो, ये लो, ये लो, बिठा दो। वो कोई मिला के एक ही चीज पढ़ रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, नेट टॉर्क इक्वल टू आई और कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन ए इक्वल टू आर है ना। इसके अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं बार बार। बस कहा है मैंने, सिर्फ 2 लेक्चर और उसके बाद में सब समझ में आएगा एकदम, नया चैप्टर शुरू करेंगे। और सेकंड बुक इंटर रिलेटेड नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे तुमने देखा कि फर्स्ट बुक तो सबसे खतरनाक फर्स्ट बुक ही है। मेरे को लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे खतरनाक फिजिक्स ही थी फर्स्ट बुक, क्योंकि पहला चैप्टर मतलब जब से काइनेमेटिक्स से भी पहले डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो काइनेमेटिक्स नहीं आ रहा, काइनेमेटिक्स नहीं आ रहा, लॉज ऑफ मोशन नहीं आ रहा, लॉज ऑफ मोशन नहीं आया, वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा, ना सेंटर ऑफ मास आ रहा, ना रोटेशन आ रहा, आया ना। सारे के सारे लेक्चर एकदम रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स है, एक्चुअली ये एक ही चैप्टर है, वो सब टॉपिक है सारे के सारे, डिपेंड एक बिल्कुल। लेकिन जैसे सेकंड बुक शुरू करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, आप कोई भी चैप्टर पहले आगे पीछे कर सकते हो,
किसमें? फर्स्ट बिल्कुल होती है, लेकिन ये बताऊं क्या, इसकी एक पॉजिटिव बात भी है। पॉजिटिव बात पता है क्या है? अगर ये समझ में आ जाती है ना, ठीक है, तो फर्स्ट बुक को आप ऐसे मान लो 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो एडवांस के लिए, 2 या 3 दिन, क्योंकि पूरा चैप्टर है तो समझ में आने लगे ना। तो जब भी कोई चीज समझ में आ जाती है ना, तो वो बहुत छोटी हो जाती है, कंसाइज कर जाती है। हम कई बार क्या करते हैं, पढ़ते जाते सिलेबस बढ़ता जाता है, लेकिन मैकेनिक्स की खास बात ये, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, सिलेबस आपको लगेगा कम हो गया। ठीक है, तो हो सकता है मैं तुम्हें वापिस मैकेनिक्स करवा दूं अगर अगले साल क्या नहीं है, कोविड ना है। ठीक है, ठीक है, कीपिंग फिंगर क्रॉस। तो 12th के अंदर क्या करूंगा मैं तुम्हें मैकेनिक्स करवा दूंगा, 12th का कोर्स कराते कराते। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है वो पार्ट वीक रह गया, जबकि ऑफलाइन के अंदर सेकंड बुक तो मैं ऑफलाइन में कराऊंगा, तो इसको तुम एकदम ढंग से कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट ये नहीं है कि यार तुम अभी 11th में पास हो जाओ, तुम पेपर नहीं दोगे तो पास हो जाओ, पिछले साल हुई आएगा। तो इस टाइम पे तो स्कूल वाले भी सोचते हैं पास करो कैसे ना कैसे। ठीक है, वरना केस लगा दे यार। सही है, देख रहे हो कितना प्रोटेस्ट चल रहा है फर्स्ट टाइम के लिए भी है। सही बोलने वाली बात है, सीधी बात है। अरे यार तुम अभी गप्पे मारो, तो इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? तूने यही सोच लिया पेपर नहीं दूंगा, पेपर तो देना पड़ेगा कि पास करेंगे की बात नहीं कर रहा मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। चल ये 10th में पेपर दिए थे तो यह बोर्ड तो नहीं दिया था, पास हो गया ना, तो फिर बोलने की बात कैसे है? तो गया ना कि सभी का नहीं हुआ, लोगों का यार जो ड्रीम होता है, कितनी जनरेशन का ड्रीम था बिना पेपर दिए पास हो जाओ, तुम्हारे पूरा हुआ है और हुआ किसका है? सो यू आर फॉर्चुनेट वंस। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, बात याद रखना, क्योंकि एक प्रॉब्लम आई है इसमें कि लोगों को अब 10th के कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ठीक है, अभी यार पता चला ना कि 2 कहाँ गया। ठीक है, एक्चुअली ये है कि लॉजिक नहीं आता, एक्चुअली ये है कि लॉजिक अप्लाई करना भूल गए। ठीक है, हाँ दिमाग 9th वाला भी नहीं, 9th से भी पीछे गए, 8th में चले गए तो, क्योंकि 1 साल और नहीं पढ़े ना, और घर में यार कितनी देर पढ़ लोगे तुम, ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता, और ऑनलाइन कितना पढ़ लोगे, घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ भैया। और तुम्हें तो सुबह स्कूल वाले 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो वो फिर 3-4 घंटे इधर लग जाते हैं, तो ये दिमाग खराब इससे में। तो मतलब कितना भी जबरदस्त लेक्चर हो ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लेक्चर हो, वो भी बंदा पूरा नहीं दे सकता। यहाँ पे यार अच्छी मूवी देखते हुए 15 मिनट में नींद आ जाती है। ठीक है, वहां पे सिर्फ इसीलिए कि एंटरटेनमेंट होगा, अब पढ़ाई में तो एंटरटेनमेंट होता ही नहीं। ठीक है, अब जैसे इतने गप्पे मार लिए, कितने दिन हो गए पढ़ाते हो, कभी नहीं मारे नहीं इतने गप्पे, आज वो कितने गप्पे मार लिए। अभी चाहे ऑनलाइन वाली सोच रहे हैं क्यों बैठे हैं, तो तुम भी आ जाते, तुम्हें किसने मना किया था। ठीक है, तो सुनो आगे की बात। ये एक इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर भी हो सकता है, रेडियस आर है, सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकती है, रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। एम मास है। एवं बताओ जब ये नीचे आएगा तो इस पे कौन, पहले बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? फ्रिक्शन की दर वो भूल जाओ एक बार, पहले बताओ, और फ्रिक्शन के अलावा बताओ। एम जी दर, नॉर्मल तो इधर से जा रहा होगा ना, और फ्रिक्शन, अब देखो फ्रिक्शन के 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ये या एक ये, तुम कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? 2 के साथ जाना चाहोगे। एवं बताओ ये चीज घूमती तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती ही जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा? mg का टॉर्क क्या होगा? तो इसमें सिर्फ टॉर्क लगाएगा कौन? अगर फ्रिक्शन 2 लगा देते
अब जब ये नीचे आएगा तो इसमें ओमेगा ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे कैसे आएगा? अब ये बताइए फर्स्ट लगने के बाद में, सेकंड लगने के बाद में ये फर्स्ट वाला टॉर्क लग सकता है क्या? ऐसे घुमा सकता है क्या? इधर फ्रिक्शन लग के इसको यूं घुमा सकता है क्या? अच्छा, इधर फोर्स लगाए ये घुमाने वाला और ये इधर से ना घूम के ऐसे घूमने लग जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये व्हील है, आप इधर से पकड़ के इसके इधर फोर्स लगा रहे हो और ये यूं घूमेगा। नहीं सर, तो नीचे डाउनवर्ड था ना, तो वो भी इसको डाउनवर्ड ही रोल करेगा। ये इसको कैसे रोल करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? रोल कैसे करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? टू वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये व्हील है, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, सॉरी ऐसे घुमाएगा ये इसको। यार सिंपल बात ये है, ये लो बीच में से फिक्स कर दिया, इधर फोर्स लगाओगे तो ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा ये बताओ? फर्स्ट या सेकंड, कैसे घुमाएगा? सेकंड में घुमाएगा यार। सेकंड में घुमाएगा, फर्स्ट में कैसे घुमा सकता है यार? यार यहाँ से धागा बांध के इधर खींचेगा, तेरे साथ से यूं घूमने लग जाएगा, तो फिर पतंग उड़ाएगा तो चरखी से धागा निकलेगा कैसे? पकड़ के ऐसी चरखी से ऐसे खींचते हैं ना, तो जो खींचेगा वो तो लपेट जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे देखो समझ में आ गया रहा तो तुम मानो, ठीक है। अब ये बताओ, अब बताओ, तो इसको घुमाने के लिए ना तो एमजी घुमा सकता ना नॉर्मल घुमा सकता, तो कौन घुमा रहा हो? फ्रिक्शन। अब बताओ फ्रिक्शन फर्स्ट में लगेगा सेकंड में? फर्स्ट में लगेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो देखो फ्रिक्शन निकालने की डायरेक्शन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो इस केस में फ्रिक्शन लगेगा किधर? ऊपर की तरफ। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना, थोड़ा सा लॉजिकल आइडिया लग गया ना। मैंने बोला ना धीरे धीरे लॉजिक पता चलने लग जाएगा किधर लगना चाहिए, तो इसमें लगेगा फ्रिक्शन इधर। अब सुनो, इसका एक्सीलरेशन किधर होगा? इधर, इधर या इधर? फर्स्ट सेकंड या थर्ड? एक्सीलरेशन किधर होगा? फर्स्ट के अलॉन्ग है, लुढ़क के इधर ही जाएगा, तो इधर इधर थोड़ी चला जाएगा, या इधर छोड़ दे तो इधर ही चला जाता है, किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था, सिखाया था तुम्हें कि हमेशा फोर्सेस को जो रिजॉल्व करता है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में करता है? एक एक्सीलरेशन के अलॉन्ग, एक उसके परपेंडिकुलर। तो आप क्या करोगे, mg के कंपोनेंट करोगे, एक एक्सीलरेशन इधर है तो एक एक्सिस ये मान लो, एक इसके परपेंडिकुलर ये मान लो, तो ये तो है इसके अलॉन्ग, ये तो है इसके अलॉन्ग, mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये तो खूब किया है तुमने। mg का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg sin थीटा, और mg का थीटा के साथ वाला ये क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। इस डायरेक्शन का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? बहुत बढ़िया, तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया? mg cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट वन। इस डायरेक्शन के अंदर a एक्सीलरेशन होगा, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, तो क्या लिखोगे? माइनस एफ इक्वल टू एम ए। सेकेंड इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन क्या होगी? ये तो हो ही गया, इधर एक्सीलरेशन जीरो, ये इक्वेशन, इधर एक्सीलरेशन नहीं, mg माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ये आ गया। टॉर्क वाली भी तो इक्वेशन होगी, घूम भी तो रहा है। टॉर्क किसके बराबर होगा? रेडियस आर है भाई, आर लेंथ कितना है? आर एफ इंटू आर। ये एफ फोर्स है, आर डिस्टेंस है, तो एफ इंटू आर टॉर्क होता है। किसको नहीं आ रहा निकालना? पहला लेक्चर देखो ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने टॉर्क, और मैंने पिछली क्लास में भी बोला था यार एक बार टॉर्क देख लेना।
है। आज ही करवा देता हूँ फिर से, ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना। आई बात समझे? टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए थी, इतना बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने सी 100 वाले एग्जाम्पल से। आई बात समझे? तो टॉर्क किसके बराबर है? F इंटू आर। टॉर्क तो इस चैप्टर की जान है, बात समझ में आई नहीं? तो टॉर्क किसके बराबर आ गया? F इंटू आर। और F इंटू आर किसके बराबर होता है? टॉर्क किसके बराबर होता है? आई इंटू एल्फा। अब प्योर रूलिंग होनी तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0। यार जो अटैच है ग्राउंड के साथ उसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0। तो ए तो ये आ गया और आर अल्फा ये आ गया, तो ए किसके बराबर आ जाएगा? ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 आया ना। इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करके ए निकालना है। तो देखो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से एक बार बताओ, ये इक्वेशन कोई काम की लग नहीं रही है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं स्टेप्स खा रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ तक लिख लो फिर स्टेप्स खाता हूँ। ये आर नीचे आ जाएगा, अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? ए बाई आर लिख सकता हूँ, ये ऐसा बन जाएगा। तो एफ किसके बराबर बन गया? आई ए अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ये एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, आया ना। इधर आएगी एफ इधर चला जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, ये एफ इधर आ जाएगा यार, तो प्लस कर देंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ए आएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा? एम जी साइन थीटा अपॉन आई बाई, क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? मेरे को ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये हो एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो तो क्या आएगा? ए की वैल्यू कितनी है? एक दूसरी सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पुट करो इसके अंदर और बताओ ए कितना आता है? देखो ए कितना आता है इस इक्वेशन में, आई की जगह 2/5 हमारे इसको, देखो ए कितना आता है? 5g sin थीटा अपॉन 7, ओके। ये आ गया तुम्हारा 5 अपॉन, अगर ये मान लो होता फॉलो स्क्वायर,
तो उसके इसमें आई कितना आता है? आप बताओ ए कितना आता? ये अगर होता एक सॉलिड सिलेंडर, ये कितना आता? टू जी साइन थीटा अपॉन 3। अगर ये होता है एक हॉलो सिलेंडर, ये कितना आएगा? जी अपॉन अगर सब नहीं लिख दिया तो फिर ये बताओ इसी पोजीशन पे मैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर सबको एक साथ छोड़ दो, कौन सा सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? पहले पहुंचेगी तो यही है जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो बताओ हु विल विन द रेस? क्या सॉलिड, क्या सॉलिड सिलेंडर? क्यों? इसका एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 0.66 समथिंग आ रहा है, आया ना? ये कितना आ रहा है? 5/7 बड़ा है, 2/3 बड़ा है? टू बाई थ्री बड़ा है ना, तो बस तो 2/3 बड़ा है तो सही बात है, आया ना? तो हु विल विन द रेस? सॉलिड सिलेंडर। सबसे लास्ट कौन आएगा? हॉलो स्फीयर। मैं डायरेक्ट तरीका बताऊं क्यों? पहले बताओ सॉलिड स्फीयर जीतेगा या हॉलो स्फीयर जीतेगा? दोनों में सॉलिड स्फीयर जीतेगा, सॉलिड स्फीयर जीतेगा। इस फॉर्मूले में देखो आई कहां पे? डिनोमिनेटर में। आई की वैल्यू ज्यादा किसके होती है? सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर? मास किसमें ज्यादा दो डिस्ट्रीब्यूटेड है? हॉलो। तो आई किसका ज्यादा होगा? हॉलो का। तो आई जिसका ज्यादा उसका ए क्या होगा? बस ये लॉजिक है ना? अब तुम खुद सोच लो सॉलिड सिलेंडर जीतेगा या हॉलो सिलेंडर जीतेगा? सॉलिड सिलेंडर। क्यों? हॉलो सिलेंडर का मास क्या है? दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है और सॉलिड का क्या है? पास में है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो तो हारना है। बात समझ में आई नहीं? किसका कंपेयर नहीं कर सकते? सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर, इसको कंपेयर करना मुश्किल है, इसी के लिए तो हमने फिजिक्स पढ़ी है। हाँ है ना? ठीक है, प्लग एंड प्ले, जो वैल्यू पुट कर दो अपने आप बता देगा कौन जीत रहा है। अब समझ में आ गई? तो अब कोई भी तुमसे पूछे तो एक सॉलिड स्फीयर, एक रिंग, ये वो सबको ऊपर छत पे से छोड़ दिया, सब लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रहे हैं इंक्लाइन से, बताओ कौन जीतेगा? अब तुम खुद समझ गए कौन जीतेगा, याद रखोगे इसको, कौन जीतेगा? अब तुम समझ गए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम हो, वो जीतेगा। एक दूसरा तरीका बताऊं याद रखने का, ये तो भूल जाओगे जैसे पेपर आएगा भूल जाओगे यार कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? फील आएगी एकदम? ठीक है सुनो, अब सुनो, देखो दुनिया में तो दो टाइप की एनर्जी है, इसमें सिर्फ कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। इसमें कौन कौन सी है? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। हाँ यार, तो एक बार बताओ, एक फायर किया बंदूक से, गोली से, तो एक तो सीधी आगे डैमेज करेगी
एक ऐसे घूमते घूमते आए और फिर कौन सी ज्यादा डैमेज करेगी? क्यों? उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो रही है। क्या लॉजिक समझ में आया? इसलिए तुमने देखा होगा कि बंदूक से जो गोली निकलती है ना, घूमती हुई आती है, तो उसमें ना ऐसे ग्रूव बनाया होता है बैरल में, तो जो गोली बाहर निकलती है ना, वो यूं स्पिन करती हुई आती है बाहर, ताकि वो ज्यादा डैमेज करे। मतलब अगर हम 10 का जैसे पहले उसको हम घुमा के ऐसे रखेंगे तो जो है डैमेज करेगा एज कम्पेयर टू सीधा ये गोली है, नहीं ऐसे वो तो ऑब्वियस सी बात है यार। साइकिल का टायर, जिसे बोलते हैं ना, जो जो टायर है, ठीक है, उसको एकदम घुमा के दे दिया, तेरे हाथ के अंदर पकड़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन जीरो थी, घुमा के जो व्हील बैलेंसिंग करता है ना, इन्हीं के पास चला जाना ऊपर, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास होता है एक व्हील बैलेंसिंग के लिए, व्हील को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अलाइनमेंट नहीं, व्हील बैलेंसिंग। तो वो क्या करते हैं, मशीन के अंदर लगाते हैं, ऐसे पाँव से एक लीवर होता है उसको दबाते हैं और वो स्पीड पकड़ लेता है। तो कहते हैं मैं इसको ऐसा कैसे ही निकाल लूंगा, क्योंकि वो चल तो रही नहीं इधर उधर, तो सही बात है। और तेरे को उसको रोकना है, तो तू बिना एनर्जी लगाए उसको रोक देगा क्या घूमते हुए? तो इसका मतलब तेरे को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसकी एनर्जी बाहर निकालने के लिए। हाँ, क्या बात समझ में आई? तो उसके अंदर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है ना, अब समझ में आया कि रोटेशन में भी एनर्जी होती है। जैसे ये पंखा ऐसा का ऐसा गिर जाए और एक घूमता हुआ गिरे, बताओ कौन सा ज्यादा डैमेज करेगा? यार ऑब्वियस सी बात है, क्यों? भी एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर। अभी भी नहीं है बात समझ? आगे से वो बिल्कुल आनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज भारी है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसके अंदर क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए बताओ? एम की जगह क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वी की जगह क्या लिखोगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन गया ना यार? हाँ या ना? ऐसे हाँ कर रहे हो तुम भी यार, ऑब्वियस सी बात है। मास की जगह क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी आ जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? आनी थी। अब सुनो, जिसका आई ज्यादा है वो जब नीचे पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? तो कौन सी कम होगी? काइनेटिक कम होगी ना भाई। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? तो जब ट्रांसलेशन कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जा रहा होगा ना। तो जिसका आई ज्यादा है उसकी ट्रांसलेशनल कम होगी, क्योंकि मोमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ज्यादा है, तो ट्रांसलेशन क्या होगी? कम। ट्रांसलेशन कम होगी तो धीरे धीरे जा रहा है, तो लेट ही पहुंचेगा जिसका आई ज्यादा है। तो आई ज्यादा है तो ए कम है ना, तो धीरे धीरे जा रहा है। एनर्जी की टर्म से बता दीजिए, ठीक है। तो जो आई ज्यादा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? रोटेशन ज्यादा होगी। तो कौन सी कम होगी? तो ट्रांसलेशन कम होगी तो धीरे पहुंचेगा। किसकी? मेरे पास ही है। हाँ है ना? ये बताओ आज जो पढ़ाया समझ में आया? भाई टॉप पढ़ लेना, ठीक है। अब तो तुम्हें बहाना मिल गया ना, जैसे पहले भी देख ही लिया था। तेरे को तो ये भी नहीं पता था अपलोड किया है नहीं किया, वो उसने बताया है। चलो आज जो पढ़ाया समझ में आया तुम्हें? ओके बाय बाय। थैंक यू सर।